लगातार काउंटिंग यहां पर जारी, ईवीएम भी खुल चुकी है। राजस्थान के अंता सीट पर बीजेपी आगे है। मोरपाल सुमन फिलहाल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पीछे है और निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर है। त्रिकोणीय मुकाबला अंता सीट पर बना हुआ है और जिस तरह से रुझान यानी काउंटिंग शुरू होने के साथ ही जो पहला रुझान है, अंता सीट पर बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे और निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मोरपाल सुमन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं। एक कमेंट इस पर ऐश्वर्य। देखिए, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ी देर बाद मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी ये जो मुकाबला है लास्ट तक ऐसे ही चलेगा कि कौन आगे कौन पीछे, थोड़े बहुत वोटों से यही चलता रहेगा। लेकिन नरेश मीणा का रुझानों में शुरुआत में तीसरे नंबर पर जाना, ये जो राजनीतिक पंडित है वो ये मान के चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं या क्षेत्र हैं, मंडल हैं या बूथ है, उन बूथों में कौन ज्यादा बढ़त ले रहा है। क्योंकि यहां पर यह मानकर चलिएगा कि मांगरौल, सीसवाली और अंता तीनों की स्थिति देखना आप। मांगरौल में कांग्रेस मानकर चल रही है खुद को बढ़ा हुआ, अंता में भारतीय जनता पार्टी खुद को बढ़ा हुआ मानकर चल रही है और सीसवाली है, यहां पर बैलेंस हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह 20 राउंड में महा काउंटिंग है और जो मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, करीब 15 राउंड के बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि आखिर जीत कौन रहा है। देखिए, 15 राउंड के बाद तो यह तय होगा ही, और साथ में ये जो तीनों जगह है यहां पर नरेश कितना सेंध मारते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये चुनाव जो है ये आज बहुत सारे लीडर्स की राजनीतिक चातुर्यता को साबित करेगा, कांग्रेस के लीडर्स की और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की, कि उनमें राजनीतिक चातुर्यता कितनी थी और किसने कितनी मेहनत की। हालांकि एक चीज तय है कि जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दोनों पार्टियों के नेता जुटे हुए थे, उनको पार्टी की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा, चाहे दोनों ही पार्टी हो। दोनों पार्टियां उन नेताओं पर नजर रख रही है, क्योंकि मेहनत करने वाले को सम्मान और लेकिन ऐश्वर्य, चलिए आपने कहा और ये बिल्कुल ठीक है कि कई बड़े चेहरों के साथ दांव पर है जो जीतना चाहते हैं, कई और पे कहते हैं पीछे से खेल चल रहा है। लेकिन क्या अंता की जीत से बहुत लोगों के आगे का भविष्य भी क्या तय होगा, जिम्मेदारों के मद्देनजर या मजबूती के मद्देनजर बात की जाए तो? बिल्कुल तय मानकर चलिए कि सत्ता पक्ष में यदि भारतीय जनता पार्टी में हार या जीत होती है तो मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति और संगठनात्मक नियुक्ति, तीनों में यह चीज तय हो जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी आगामी दिनों की जो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ जाएगी और भी आक्रामक रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष में है और अब 2 साल सरकार के बीत चुके हैं, तीसरा साल बीतते ही युद्ध की स्थिति शुरू हो जाती है, राजनीतिक युद्ध। तो ये जब युद्ध होगा तो यहां पर महारथियों के चयन में काफी आराम मिलेगा। अध्यक्ष भी शामिल है, क्योंकि बीजेपी से मदन राठौड़ थे तो वहां पर पीसी सचिव भी जुटे हुए थे, उनकी भूमिका भी तय हो जाएगी। अभी क्या है कि दोनों पार्टियों के नेता अवश्य बोलेंगे, लेकिन जो राजनीतिक रूप से चतुर नेता है वो अभी बयान नहीं देंगे। इस पूरे चुनाव को लेकर अभी यदि कोई नेता बयान दे रहा है तो तय मानकर चलिए कि वो भावावेश में या छपास के चक्कर में बयान दे रहा है। फिलहाल नेताओं को देख लेना चाहिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट यार जब रुझान आना शुरू हो तो 10-11 बजे बाद के जो बयान होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यानी तब तक तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने की जरूरत है कि अभी आप पहले कोई बयान, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? एक जो जिज्ञासा है योगेश से भी, ऐश्वर्य से, ऐसी चर्चा है जब ये अंता का चुनाव हुआ है उसके बाद कि ये चुनाव, ये उपचुनाव और जो दौसा का उपचुनाव हुआ था, क्या उनकी जो राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं? आपको कुछ लगता है? क्योंकि तमाम जो दावे जो बड़े आपने कहे बड़े चेहरे जो हैं, बड़े चेहरे दौसा उपचुनाव, बड़े चेहरे अंता उपचुनाव, और किस तरह से वहाँ उलटफेर हुए हैं, तो इनका कुछ लगता है आपको योगेश और ऐश्वर्य? यदि मैं इसका जवाब दूं तो इसका जवाब यह होगा कि पार्टियों के अंदर नूरा कुश्ती के खेल चलते हैं। पार्टियों में दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ भी आपसी मित्रताएं होती है, जिन्हें लेकर, क्योंकि कई बार आपस में बिजनेस में कई लोग साथी हो सकते हैं या कई लोग पुराने साथी भी हो सकते हैं या फिर उनकी रिश्तेदारियां भी हो सकती है। दोनों पार्टियों में ऐसे बहुत सारे नेता मिलेंगे जिसकी आपसी रिश्तेदारियां भी है। लेकिन जब मौका आता है तो अंदर खाने हर कोई शह मात के खेल में अपने आप को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, और कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि वो जमीन पर रहकर अपने बयानों के आधार पर
बहुत सारी चीजें प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ खामोशी के साथ सब कुछ कह जाते हैं। दोनों में यही अंतर नजर आता है, और जो खामोशी के साथ कह जाते हैं वो लीडर आगे तक अपना काम कर जाते हैं, और जो सिर्फ बयानबाजी के आधार पर कहना पसंद करते हैं वो अलग होता है। लेकिन दौसा और अंता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर मैं मानूंगा। नरेश, दौसा की जो स्थितियां बिल्कुल अलग थी। योगेश दौसा के शायद एक एक बूथ के बारे में जानते होंगे, हमारे वरिष्ठ हैं और इन्होंने लंबे समय से दौसा के पूरे राजस्थान के बारे में जानते हैं, लेकिन खासकर दौसा के बारे में, ये एक एक बूथ के बारे में जानते होंगे। दौसा और अंता की राजनीतिक स्थितियां अलग है। अंता का वोटर खामोश रहता है, दौसा का कुछ भी बोल देगा, जो उसकी मर्जी आएगी वो बोलेगा और वो कहकर वोट दे देगा। एक बड़ा तबका ऐसा है दौसा में जो कहकर वोट देगा कि हाँ मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूं। और वहां का ब्राह्मण भी बिल्कुल अजब है, वहां का वैश्य भी अजब है। वहां यदि कोई वैश्य कांग्रेस को वोट दे रहा है तो तय मान कर चलिएगा वो कह देगा कि हाँ मैंने कांग्रेस को दिया है। क्यों योगेश, आप कितना सहमत है? देखिए, दो बातें थी। नरेश जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक समानता ये है कि नज़दीकी अंतर से हार जीत होगी। वो दौसा के रिजल्ट से कुछ समावेश हो सकता है, अंता में भी ऐसा ही हो, लेकिन अंता में ट्रायंगुलर फाइट हो गई। दौसा में सीधी टक्कर थी, डॉक्टर कुललाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा खड़े थे और वहाँ पर कांग्रेस से डीसी बैरवा थे, और सीधा मुकाबला था। एक तरफ सचिन पायलट की साख दाव पे थी, एक पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की साख दाव पे थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर था और जिस पर सबकी 2 बार तो रोड शो ऐश्वर्या वहाँ करके आए, बहुत करीब से देखा, वसुंधरा राजे ने कई चेहरों को क्लीन आउट कर दिया। क्लीन आउट शब्द का उपयोग कर रहा हूँ मैं। वो चेहरे जो कद्दावर है उस इलाके के, मदन दिलावर, हीरालाल नागर, एक शिक्षा मंत्री एक ऊर्जा मंत्री, दोनों ही अंता विधानसभा के रहने वाले, मूल रूप से उस इलाके से ताल्लुक़, 12 जिले से ताल्लुक़, दोनों को एक की इतने पास होने के बावजूद दूर रहे, दोनों की एंट्री नहीं रही पूरे इलेक्शन में। ऐसे 5 चेहरे रहे जो अंता के इस चुनाव में आ रहे हैं। आंकड़े भी बदलते नजर आ रहे हैं। अंता उपचुनाव मतगणना को लेकर ये अहम अपडेट है, क्योंकि मतगणना जारी है। 350 बैलेट पेपर की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है। ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। 5 बैलेट पेपर यहां पर अयोग्य माने गए हैं अंता उपचुनाव मतगणना में, क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग यहां पर जारी थी और अब काउंटिंग खत्म हुई। 350 बैलेट पेपर की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है, जिसमें 5 को इनवैलिड माना गया, यानी कि 5 बैलेट पेपर यहां पर अयोग्य माने गए हैं। और ठीक कहा था आपने, क्योंकि अभी ये बैलेट पेपर की काउंटिंग, ईवीएम खुलने के साथ ही रफ्तार भी पकड़ेगी और फिर बहुत जल्द जितनी तेजी से आंकड़े ऊपर जाते हैं वैसे ही नीचे भी आते हैं। बिहार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंता में तो सीधे हम सीट पर बात कर रहे हैं, हम उस कैंडिडेट पर बात कर रहे हैं। चलिए एक बार हम अंता का सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी वहां से हंसपाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हंसपाल, मतगणना सबसे पहले तो जानना चाहिए, क्या 8 बजे से शुरू हो चुकी थी बैलेट पेपर की, और अभी फिलहाल क्या अपडेट है? श्वेता, बता दूं आपको, मतगणना शुरू हो गई है। 8 बजे से मतगणना 12 के राजकीय पीजी कॉलेज में शुरू हो गई है और बैलेट पेपर की गिनती यहाँ पे पूरी हो गई है। 350 बैलेट पेपर की गिनती यहाँ पे हुई है, इसमें 5 बैलेट पेपर अयोग्य घोषित किए गए हैं और बैलेट पेपर में भाजपा के जो मोरपाल सुमन हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई यहाँ से पीछे हैं। नरेश मीणा का यहाँ पे बैलेट पेपर में खाता नहीं खुला है। जी चलिए ठीक है। और सुरक्षा किस तरह से कड़ी की गई है, क्योंकि बड़ा उत्साह नजर आता है जो पार्टी कार्यकर्ता के लोग होते हैं, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, निर्दलीय के हो, तो किस तरह की सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है वो भी अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे 12 के राजकीय पीजी कॉलेज के परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताज सिंह तोमर, एसपी अभिषेक अंदासु के द्वारा पूरी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 500 से ज़्यादा जवान यहाँ पर निगरानी कर रखे हुए हैं और जो कॉलेज परिसर का जो 100 मीटर का जो दायरा है वहाँ पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा की गई है और जो पूरा परिसर है वो भी CCTV की निगरानी पूरे परिसर में की जा रही है और आसपास जो चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जी हंसपाल, एक सवाल कर लेता हूँ। जी। हंसपाल, एक जानकारी चाहिए थी आपसे। आप वहाँ पर हैं, अभी तक वो शायद जानकारी आई है कि नहीं आई? क्या दुष्यंत सिंह वहाँ पर मोरपाल सुमन के काउंटिंग एजेंट हैं कि नहीं है? एजेंट का अलग गेट है, कर्मचारियों अधिकारियों का अलग गेट है, बीच में कॉरिडोर बना रखा है स्ट्रॉन्ग रूम से वहाँ तक जो EVM ले जाने का। हर राउंड के हिसाब से EVMs वगैरह ले जाई जा रही है। इसके अलावा जो है
जो कॉलेज के सामने जो मुख्य सड़क है उस सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स वगैरह किए हुए हैं, लेकिन लोगों को परिणाम जानने की उत्सुकता रहती है, तो उसके लिए कॉलेज तिराहे के ऊपर 2 LED प्रशासन ने व्यवस्थाएं कराई है जो उनको लेटेस्ट अपडेट वगैरह इस तरह की जानकारी दे रही है। हमारे 2 DYSP दोनों बैरिकेड्स के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो जाब्ता है वो दिया हुआ है। पार्किंग और ट्रैफिक के लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं करी है ताकि लोगों को आमजन को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। और इन सब के अलावा हमारा जो मुख्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखने का, उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध हम लोगों ने कॉलेज त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कॉलेज के ऊपर BSF की एक कंपनी, एक प्लाटून जो है हमारे EVM की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा बाहरी लेयर के अंदर हमारी RAC की सशस्त्र जो है पुलिस है, और इसके अलावा मुख्य सड़क के ऊपर हमारी पुलिस की व्यवस्था है। कुल मिलाकर लगभग करीब 700 पुलिसकर्मी इसके अंदर तैनात इस पूरी व्यवस्था के अंदर है, जो चप्पे चप्पे के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के समुचित इंतजाम हमारी तरफ से पुलिस के द्वारा, 12 पुलिस के द्वारा किए गए। योगेश जी, आप अंशपाल, आप आवाज़ सुन रहे हो? यहाँ पर ये मतगणना का कार्य जारी है। वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने जो है जाब्ता, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपका सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। योगेश जी,